Hello, my dear students, dear 8th class. Today we are going to start chapter number 4 Tribal, the Coos, and the Vision of a Golden Age. तीन चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए आपकी। पहली चीज़ तो इसमें आया ट्राइबल। तो आप ट्राइबल जानते हैं कि जनजातीय लोग होते हैं, ठीक है। ये जनजातीय होता है, इसका मतलब जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बाहर रिमोट एरियाज़ में जंगलों में रह रहे हैं। डिकूज़ एक मतलब वहाँ की आदिवासी लैंग्वेज में वर्ड होता है। इसका मतलब होता है जो विदेशी है, ठीक, कोई बाहर से आया हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी लाइफस्टाइल को, उनके कल्चर को आकर डिस्टर्ब करे और उसे चेंज करने की कोशिश करे, वो पर्सन, उसके लिए डिकूज़ इस्तेमाल किया है आदिवासियों ने, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। विज़न ऑफ अ गोल्डन एज, ये क्या विज़न था गोल्डन एज को लेके? वो गोल्डन एज क्या थी? स्वर्णिम युग क्या था? उसको किसने सपना देखा उसका? वो सपने की बात क्या थी? उसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर था ना स्टूडेंट्स, रूलिंग द कंट्री साइड, तो रूलिंग द कंट्री साइड का जो आपको अगर थोड़ा बहुत भी चीज़ें अगर रिमेंबर हो थोड़ी सी, तो आप देखें कंट्री साइड हमेशा गांव को बोलते हैं, टाउन्स एरिया। तो वहाँ पे क्या हुआ था, किस तरह के परमानेंट सेटलमेंट आया, मुनरो सिस्टम आया, महलवाड़ी सिस्टम आया, रैयतवाड़ी आया, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। और अगर उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हों तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं प्रॉपरली आपको वो चीज़ बता सकूँ और समझा सकूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कंट्री साइड से, गाँव से छूट के अब दूसरी तरफ चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में कि ब्रिटिश आए और फिर वहाँ क्या क्या चीज़ें बदली। इन 1895 ए नेम नेम बिरसा वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। 1895 की बात है। ये पर्सन का नेम है बिरसा। ये रोमिंग मतलब घूम रहा है जंगलों में, गांव में जा रहा है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों में, गांव में। छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ बेटा झारखंड वाले रीजन में हैं, वो बहुत रिच हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। पीपल सेड ही हैड मिरेकुलस पावर्स, मिरेकुलस। लोग कहते हैं कि बिरसा मुंडा में कुछ बहुत ही जादुई शक्तियाँ थीं। ही कुड क्योर ऑल डिसीज़ एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। कहते हैं कि वो उनमें जादुई शक्तियाँ थीं, वो बहुत सारी बीमारियों को छू के सही कर सकते थे और ग्रेन को कई गुना ज़्यादा, जो अनाज होता है उसको पैदा कर सकते थे, ऐसा उनका मानना था। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूज आउटसाइडर्स। बाहर से आने वाले लोगों से, उनकी गुलामी से बचाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। ये बिरसा खुद कह रहे हैं। और भगवान ने उसे अपॉइंट किया है कि जाओ अपने लोगों को बचाओ मुसीबतों से, ट्रबल से, फ्री देम, उनको आज़ाद करो स्लेवरी से, ऑफ डिकूज, जो आउटसाइडर हैं वो आके जो उन्हें गुलाम बना रहे हैं, उनकी चीज़ों से उन्हें दूर भगाओ। सुन थाउजेंड्स बिगिन फॉलोइंग बिरसा। बहुत जल्दी ही बिरसा को फॉलो करने वाले हज़ारों लोग थे। बिरसा बिलीविंग दैट ही वाज भगवान, और ये लोग उस टाइम ये मानते थे कि बिरसा कोई भगवान जैसा ही है। एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, और बिरसा ना उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हुआ है। अब ये सब चीज़ें क्यों थी? जब कोई किसी कष्ट में हो ना, और उसको कोई राह दिखाने वाला हो, उसके लिए कोई लड़ने वाला हो, लोग उसको कुछ इस तरह से ही मानने लगते हैं, ठीक है। बिरसा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास। बेटा बिरसा का जन्म मुंडास की फैमिली में हुआ था। ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। जो मुंडा होते हैं ना, वो ट्राइबल ग्रुप है बेटा। जैसे नहीं अलग अलग राजस्थान में मीणा होते हैं, सहरिया होते हैं, भील होते हैं, बंजारे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जनजाति लोग हैं, वैसे ही एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है मुंडा। उनकी वो मुंडा जो कबीला है वहाँ जन्मे हैं बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर में होता है ये इलाका। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन संथाल एंड ओराव। लेकिन पता सबसे अच्छी बात क्या है कि मुंडाज
में बिरसा का जन्म होने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ बिरसा ही उन्हें फॉलो करते, मुंडा ही फॉलो करते हैं, अलग ट्राइबल जो ग्रुप हैं उस रीजन के छोटा नागपुर में, जैसे संथाल हुए और उरांव, वो भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, मानते हैं, ठीक है। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and problem they were facing under British rule। और ये सारे लोग, चाहे संथाल हो, उरांव हो, मुंडा हो, ये सारे लोग बहुत नाखुश थे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स को जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर उनको फेस करनी पड़ रही थी। ब्रिटिश आने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों से बेचारे परेशान हुए थे। अब वो चीज़ें क्या क्या थी वो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, डोंगरिया कांधा ट्राइब इन उड़ीसा, ये रिवर से होते हुए मार्केट जा रहे हैं। देखो ये उड़ीसा के जनजातीय लोग हैं, इस तरह का लाइफ स्टाइल, इस तरह की चीज़ें उनकी, मार्केट जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। आगे आप देखेंगे देयर फैमिलीज वे ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपीयरिंग, ऐसा लग रहा था कि उनके जो मिले जुले तरीके हैं जीने के वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। देयर लिवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट, और जो उनकी रोजी रोटी है, लिवलीहुड है, वो बहुत ख़तरे में आ गई है अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों के साथ मतलब क्योंकि अंग्रेज़ भी आए थे ना, अभी उसकी कहानी शुरू होगी। बताया जा रहा है उससे पहले कि वो चीज़ें क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एंड द रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर, और उनका धर्म, वो पहाड़ों को मानते हैं, पेड़ों को मानते हैं, और जैसा उनका रिलीजन है, जैसी उनकी मान्यताएं उसको मानते हैं, और उन्हें लगता था कि ब्रिटिश के आने के बाद ये भी चीज़ें उनकी खतरे में पड़ गई हैं, वो परेशान थे। What problems did बिरसा set out to resolve? अब बिरसा ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया, सबसे बड़ी बात बेटा ये चीज़ आएगी उसमें, ठीक। और who were the outsiders being referred to as दिकूज, वो बाहरी लोग कौन थे जिनको दिकू बोला है, हालांकि वो दिकू होता है, वो कभी कभी बोलते बोलते दिकू निकलता है। एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ दिस रीजन, और बाहरी लोगों ने यहाँ के लोगों को, छोटा नागपुर के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया। व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, वो ट्राइबल पीपल के साथ ऐसा क्या हो रहा था ब्रिटिश के टाइम पे, क्या गलत चीज़ें हो रही थी उनके साथ। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, उनका जीवन कैसे बदल गया उनके साथ ब्रिटिश के अंडर रूल करते करते। देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर, और ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको इनके आंसर भी मिलेंगे। You have read about tribal societies last year. Most tribe had custom and rituals that were very different from those laid down by Brahman. होता क्या है स्टूडेंट, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं उनमें से ज़्यादातर ट्राइब्स के खुद के अपने रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, ध्यान रखना आप। अब जैसे आप इनको ही देख लो, इनका पहनावा देख लो, इनकी सारी चीज़ें, आपको लगता है ये हमारी तरह फैमिलियर होंगे। जो ब्राह्मणों ने नियम कायदे बनाए हैं या ब्राह्मणों से बने हुए नियम कानून कायदे इतने सालों से चल रहे हैं, उनको ये फॉलो करते हैं, नहीं, ये उससे बड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। These societies also did not have the sharp social division. इनकी सोसाइटी में ना सोशल में डिवीज़न भी नहीं है, जैसे अपने यहाँ हिंदू में ऊपरी जाति नीची जाति, फलाना फलाना, ये काम करता है, वो काम करता है, ये काम करता है, ऐसे डिविजन्स ट्राइबल्स में नहीं होते हैं। दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन कास्ट सोसाइटी, जिसको कि आप कास्ट सोसाइटी कहते हैं, हम लोग अपने यही कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. Kinship मतलब फैमिली की तरह, एक दूसरे से जुड़े होते हैं परिवार की तरह। एक ही ट्राइब के लोग हैं तो वो एक ही परिवार की तरह जुड़े होते हैं, और कोई भी चीज़ उनकी अलग अलग चीज़ों से नहीं होती जैसे अपने यहाँ होती है। हमारे यहाँ आप देखो ब्राह्मण भी 10 तरीके के मिलेंगे, रीति रिवाज परंपराएँ अलग अलग मिलेंगी, राजपूत ठाकुर भी आपको अलग अलग मिलेंगे, है ना। ओबीसी में जातियाँ होती हैं वो भी कुछ अलग टाइप मिलेंगी, मतलब बहुत सारे हैं। वैश्यों को देख लो आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट उनके यहाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, वो सब कॉमन चीज़ें मिलेंगी उनके यहाँ। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब। और इससे एक चीज़ तो साफ आप समझ लें कि ऐसा नहीं है कि उनके बीच
आपसी डिफरेंस सोशल बेस पे या इकोनॉमिक बेस पे नहीं होते हैं, होते होंगे। ट्राइब का जो मुखिया है तो बेटा वो तो ऊंचे ही पद पे रहेगा, तो उसका रहन सहन या खान पान थोड़ा अलग हो सकता है, उसका पहनावा अलग हो सकता है, वो पदों के हिसाब से चीज़ें होती हैं। ये इसका ये पद है, इसका ये पद है, लेकिन वो जातियों में ही डिवाइडेड होना वो नहीं था वहाँ पे ट्राइब्स में। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो ये आदिवासी लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, रहते कैसे। By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. 19th century की बात हो रही है बेटा, 1800 के बाद का पूरा टाइम है और 1899 तक के बीच की बात हो रही है। ट्राइबल पीपल इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं और उनकी कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं। वैरायटी क्यों भाई? कोई संथाल है, कोई उरांव है, कोई भील है, कोई बंजारा है, कोई मुंडा है, कोई कुछ है। और उनमें से कुछ लोग झूम कल्टीवेटर हैं। झूम कल्टीवेशन बहुत इजी है, बड़ा सिंपल होता है। एक जगह से दूसरी जगह खेती करते जाना, जंगल साफ़ करते जाना आसान है, और यहीं से आपको छोटे छोटे नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उनको आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। अब वो झूम कल्टीवेशन क्या होती है? दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन ही कौन सी कल्टीवेशन होती है बेटा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ज़मीन के छोटे टुकड़ों पे ही खेती की जाती है, मोस्टली इन फॉरेस्ट, जंगलों में। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। होता क्या है, इतने घने जंगल होते थे कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं, जो छाया है, उसकी वजह से धूप नीचे नहीं आ पाती है। तो ये ट्राइबल लोग वो जंगलों के पेड़ों को वो छोटे छोटे हिस्से काट के, ताकि ज़मीन पे धूप आ सके, वहाँ फिर अपनी छोटी छोटी फार्मिंग किया करते थे। एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। और वहाँ वो सारी चीज़ों को, पत्तों को, गंदगी को हटा के, झाड़ियों को जला देते थे, ताकि वो अब अपने कल्टिवेशन के लिए, कुछ उगाने के लिए उसको बेहतर बनाएं। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग। सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं, राख को फैलाया जाता है खेतों में, विच कंटेन पोटाश, जिसमें पोटाश होती है, टू फर्टिलाइज द सॉइल, ताकि सॉइल में मजबूती आए। इसका मतलब उस टाइम पे लोग इन सब चीज़ों को गहरी जानकारी रखते थे, क्योंकि वो बेचारे जंगलों पे ही डिपेंडेंट लोग थे, ट्राइबल लोग। दे यूज़ द एक्स टू कट ट्री। कुल्हाड़ी का यूज़ कर रहे थे पेड़ों को काटने के लिए। एंड द hoe टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन। ये नहीं, वो छोटे छोटे हंसिया और छोटे छोटे हथियार होते हैं जिससे कि मिट्टी को साफ़ किया जाए, मिट्टी को सही किया जा सके, ताकि कल्टिवेशन के लिए मिट्टी को तैयार किया जाए। ये चीज़ें वो करते थे, हथियार यूज़ करते थे। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स। फिर वो बेटा जो बीज होता है उसे लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक। दैट इज स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड। और उसके बाद उसको वहाँ छोड़ देते थे, ताकि वो ज़मीन को जो जोतने के बजाय और ज़मीन को, बीजों को बोने के बना, मतलब बोते नहीं थे, वो बुवाई नहीं होती थी, ऐसे ही छोड़ देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड। एक बार फसल तैयार हो गई, पक गई, दे मूव टू अनदर फील्ड। दूसरी फील्ड की तरफ चले जाते थे। ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स। अच्छा, एक हिस्से पे खेती की तो इसको छोड़ दिया, फिर दूसरे हिस्से पे चले गए, वहाँ चले गए, तब तक इसे फर्टाइल होने के लिए छोड़ देते थे। फॉलो एक वर्ड है, अभी आप समझेंगे उसका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ से दूसरी जगह इलाके पे चले गए, वहाँ कर रहे हैं। इस तरह वो कई सालों तक इस तरह से अपनी खेती करते थे, और शिफ्टिंग, बार बार शिफ्ट कर रहे हैं एक से दूसरी जगह। बेटा फॉलो का मतलब होता है एक ऐसा खेत जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, जिससे कि उसकी सॉइल फर्टिलिटी को रिकवर कर सके। ऐसे के लिए वर्ड फॉलो यूज़ करते हैं। भाई उनके पास तो DAP खाद कुछ होता नहीं था ना, पेड़ पौधों से और उस तरह से ही करके अपने खेतों को वो लोग फर्टाइल सॉइल बनाया करते थे। तो करते क्या थे कि एक जगह से दूसरी जगह गए, फिर वहाँ से दूसरी जगह, फिर वहाँ से दूसरी जगह गए। उसके बाद देखा कि उस जगह को जहाँ को छोड़ा हुआ है वो कई साल तक पड़ी रही और वो फिर अपने आप में फर्टाइल हो गई। तब दूसरी जगह आके वहाँ से वो दोबारा से खेती करते थे। साल बेटा एक पेड़ होता है, ध्यान रखिएगा। महुआ भी एक फ्लावर होता है जिसको खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड्स आप थोड़ा ज़रूर लिखें अपनी नोटबुक में, डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, फिर चीज़ें धीरे धीरे आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे आप
कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आ गए हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन है, ज़रा उनको देखें। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन इलाकों पे और नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि बेटा यहाँ पे एक तरह की ज़मीन तो होती नहीं है, एक तरह की ज़मीन होती नहीं है, तो एक ज़मीन काटते हैं, साफ़ किया, जंगल को काटा, उसके बाद दूसरी जगह चले गए। और हिली एरियाज़ में भी आप देखते हैं कि प्लेन लैंड तो होता नहीं है, तो हिली एरियाज़ में जहाँ जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों पर उन्होंने ज़मीन साफ़ की, वहाँ खेती की, दूसरी जगह मूव कर गए। ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें सैकड़ों सालों में हुई हैं। तो आज आप जो देखते हैं अपने आसपास की लैंड पहाड़ी जगहों पे, या बिहार में, या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये जगह उसी टाइम से खाली होना शुरू हुई है और ये जगह उसी टाइम से इस तरह से फर्टाइल के लायक बनी है। The live of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops। अच्छा, इतनी अच्छी लाइफ थी ट्राइबल लोगों की कि जंगल ही उनके हैं, वही उनकी देखभाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के फल फूल पेड़ पौधों से वो ज़िंदा हैं, उनके जो जानवर हैं वो भी उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वो सब फ्री मूवमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं और अपनी फसलें भी उगा रहे हैं। जंगलों के बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में वो अपनी फसलें उगाते हैं, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। पूरी लाइफ उनकी जंगलों पे ही डिपेंडेंट थी। सबसे बड़ी बात ये है, दैट इज़ द ओनली वे दे कुड इज प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और एक यही तरीका था जिसके बेस पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे, मतलब वो किया करते थे। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल जंगलों पे, अपने जानवरों के लिए, खुद के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने घरों के लिए, खाना पकाने के लिए, लकड़ियों के लिए, और वो बहुत सेवा करते थे, खुद भी उगाते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो वो आदिवासी लोग जो है ना, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे ब्रिटिश आते हैं और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी। बट अभी फिर आप इसमें पढ़ेंगे, अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे कुछ हंटर हैं, शिकारी हैं, कुछ गैदरर। ये इजी है, मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप भी छोटे क्लास से पढ़ते हैं कि शिकारी लोग कौन होते हैं और गैदरर्स, ये बीनने वाले और ये सारे लोग कौन होते हैं, गाय भैंस चराने वाले कौन होते हैं। बस इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है। देखो जैसे ये इनकी लाइफस्टाइल आप देखो, ये कुछ ले जा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, पत्ते ले जा रहे हैं, इनका पहनावा आप देखो, अलग अलग चीज़ें। ये डोंगरिया कांधा वुमेन है उड़ीसा में, ये पांडोनुस की लीव्स ले जा रहे हैं ताकि इससे ये प्लेट बना सकें, सोचिए, और इनको फिर शहरों में बेचते हैं। ये इनकी लाइफस्टाइल है। तो खोंड हैं कम्युनिटी जो उड़ीसा में रहती है, वो कलेक्ट हंट के लिए ही रहते हैं, इसी से वो अपना खेत घर बार चलाते हैं। फ्रूट्स भी खाते हैं, रूट्स खाते हैं जो कलेक्ट करते हैं जंगलों से, और इसी से वो अपने ऑयल निकालते हैं, जैसे साल और महुआ के पेड़ से इसको यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट के श्रब्स और हब्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनसे वो चीज़ों को खान पान करते हैं और फिर इसी को लिए मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इनको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। एक मैप आएगा इसमें बेटा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इंडिया का, जिसमें आप देखेंगे किस किस तरह से कौन से स्टेट में कौन कौन से लोग रहते हैं। ये चीज़ बड़ी जानने वाली है, और किस किस जगह पे कौन से लोग ज़्यादा हैं। ठीक, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मैप क्लास के लिए। होपफुली के नेक्स्ट वीक से मैप क्लास के लिए शुरू करवाएं। मैप क्लास हमारी डिले हो रही है, बट करवाएंगे तो चीज़ें आपको ज़रूर फिल करवाएंगे, ताकि आपको प्रॉपरली इन चीज़ों के बारे में थोड़ी समझ अच्छे से आए। तो इस चैप्टर को हम आज के लिए सिर्फ इतना रखेंगे, कल हम यहीं से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपनी चीज़ों को लेके। ओके क्लास, थैंक यू।